अब आप देखिए मेरा पैकेज था 480 का, आई विल शो यू द माई अपॉइंटमेंट लेटर, उसको मैंने रखा हुआ है। अब बताइए कंपनी मेरा पैसा बढ़ा के कितना बढ़ाएगी, 480 का कितना कर देगी? 2 लाख। हाँ 4 का 6 और क्या कर सकती है? 7, 10, 8, 20। दोस्त मेरा पैकेज हो गया 480 था, 480 से मेरा पैकेज डिप करेगा जंप करेगा? जंप करेगा। ये तो चलो पता, सीधा जंप किया 13 लाख पे, 13 लाख रुपीस पर एनम। मैं वही, शिकल भी वही, काम भी वही, मेरे पिछवाड़े पूछ लग गई। मतलब समझ रहे हो? किसकी? सीए की। उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपकी वैल्यू इस कदर बढ़ जाती है। और कहीं भी कोई भी बोलेगा, अभी ना आप कुछ बोलोगे भी ना, उसका वेटेज रहेगा। पहले मैं कहता था ऐसा करेंगे, अरे पहले पास तो कर ले बोल रहे हैं, और उसके बाद में उसी कंपनी में अगर मैं बोलता यस हाँ ठीक कह रहा यार, ये देख लेते हैं, आपकी वैल्यू हर जगह बढ़ जाती है। जो भी आपका वो या ये है उसके सामने भी बढ़ जाती है। प्रोफेशनल है क्या? हाँ जी। सो आप बहुत सिंसियरली, ये जो डिग्री है ना, जो भी आप लेना चाहते हैं, ये हर जगह हेल्प करेगी आपकी, एवरीवेयर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी वैल्यू बूस्टअप होगी और आपका वेटेज बढ़ेगा। तो 100% डेडिकेशन फॉर दिस डिग्री। ओके ओके, आज तो परेशान सी लग रही है। ठीक, हाँ हाँ जी। चलिए, इसी प्रोफेशनल बनने के तरफ हम अपना स्टेप लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टैक्सेशन की क्लास है ये हमारी, और इस टैक्सेशन की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था। कल हमारी पहली क्लास हुई थी और आज हमारी सेकंड क्लास है। और इस क्लास में हमने देखा कि इस क्लास में या पिछली क्लास में देखा टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या होता है भैया? टैक्स, हाँ इशिका, टैक्स क्या होता है बेटा? तू टैक्स, हाँ, ऑन पब्लिक फॉर पब्लिक। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे भाई है कि नहीं है? चलिए, उसके बाद में टैक्स दो तरह के, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या? अरे वाह वाह, जो करेगा वही भरेगा। इनडायरेक्ट, हाँ मुझे बता था ये कहेगी। अभी तुमको आया है कि डायरेक्ट टैक्स, और तो क्या रहे हैं। थैंक यू। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे थे? ये हमने देखो भैया, सबसे पहले हमने ये, हाँ ये तो अपने को दिक्कत ही नहीं है। मीनिंग ऑफ टैक्स देखा था हमने, दो तरह के टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स देखा था हमने, उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स देख लिया था हमने। यहां तक की सारी बातें हमने कर ली थी। और एक असेसमेंट ईयर, एक कॉन्सेप्ट देखा था हमने, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का। ठीक है, किंशी का, कृषि का, छोटा नाम कुछ है, कृष चलेगा। हाँ ये बता, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या था? एसएससी भारी वर्ड लाई, आइडिया ही नहीं अपने को। हाँ, करंट ईयर का टैक्स प्रीवियस जो अर्न किया था वो करंट ईयर में भरेगा। हाँ जी। तो अगर जब भी हम करंट ईयर की बात करते हैं ना, तो यू आर राइट, ये कह रही है करंट ईयर में जो टैक्स भरा जाएगा वो प्रीवियस ईयर का भरा जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए करंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्या होता है? हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में भरा जाएगा। ठीक है, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर को एक नाम दिया था हमने। क्या नाम दिया था? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया था? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, ये हमने नाम दिया था। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होगी। चलिए कुछ आगे चलते हैं। आपने कुछ नोट किया था? तो बंधु रजिस्टर निकालें, कुछ ज्ञान की बातें साथ ले जाएं। हाँ,
सर मैं देता हूँ सर। हाँ लीजिए लीजिए सर लीजिए, थैंक यू सर। आइए फर्स्ट लिखे टैक्स, मीनिंग लिखे साहब, मीनिंग। टैक्स इज ए लायबिलिटी, टैक्स इज ए लायबिलिटी in the form of fees, in the form of fees, which is imposed by the government on a product, income or activity. Next point, there are two type of taxes. There are two type of taxes. First, direct tax. Second, indirect tax. Direct tax. If tax is levied directly on the income or wealth of a person, on the income or wealth of a person, it is called direct tax. Direct tax में next point, direct tax में ही next point. In direct tax, the person who is paying the tax to the government, he or she himself or herself will bear the burden of that payment. नीचे लिख दें, जो करेगा वो ही भरेगा। साइलेंट मोड में डाल अपने फोन को प्लीज। जो करेगा वो ही भरेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आधा पेज छोड़ दे, एक पेज छोड़, नेक्स्ट लिख ले, आधा पेज छोड़ दे। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स। Under this system, the person who is paying the tax, can pass on the burden to on another person। क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे? जो पे कर रहा है इसके अंदर वो किसका अपना इसका बर्डन आगे पास ऑन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, दिस टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज oblique manufacturing etc. and called, हालांकि ये गलत रहेगा, एंड कॉल्ड अगर मैं सिर्फ कहूँ जीएसटी तो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी ही नहीं आता, ठीक है ना, कस्टम्स भी आता है। समझ में? लिख दें कॉल्ड जीएसटी,
कॉमा कस्टम्स एक्सेट्रा। हाँ जी, सो क्या करें, इसके ब्रैकेट करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई। एक छोटा सा चार्ट बनाए, नीचे एक टेबल के फॉर्म में बनाए, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। 3 कॉलम बनेंगे, इस तरह देख सकते हैं आप, 3 कॉलम बनेंगे आपके, एस्पेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एस्पेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखे नेचर। नेचर लिखें, बताओ किस नेचर का होता है? डायरेक्टली इनकर्ड एंड पेड बाय द पर्सन कंसर्न। लिख दें, फटाक से लिखें, डायरेक्टली इनकर्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। ऐसा लिख दें, डायरेक्टली इनकर्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। ठीक है, उसमें क्या आएगा? पेड बाय वन पर्सन बट रिकवर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। इसमें लिखें, इनडायरेक्ट में लिखें, पेड बाय वन पर्सन बट रिकवर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन, रिकवर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लें, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दें अल्टीमेट कंज्यूमर। रिकवर, इसमें अल्टीमेट किससे का ये रिकवर होता है बेटा? कंज्यूमर से, अल्टीमेट कंज्यूमर। एस्पेक्ट में मेरा नेक्स्ट पॉइंट लेविड ऑन। लेविड ऑन ये किस पे लगेगा? डायरेक्ट टैक्स पे लगेगा आपका, ऑन इनकम ऑब्लिक वेल्थ ऑफ ए पर्सन, ऑन इनकम ऑब्लिक वेल्थ ऑफ ए पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स पे लगेगा आपका, यस, ऑन परचेज ऑब्लिक सेल ऑब्लिक मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ऑन परचेज ऑब्लिक सेल ऑब्लिक मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। समझ में आता नहीं तो सो जो लिखा उसी को हमने शॉर्ट में लिखा है। कभी कभी क्या होता है, इसमें से आप सबके एमसीक्यूज आएंगे, तो इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं। सो दैट्स व्हाई ये एमसीक्यू इज ए वेरी डेंजर गेम, क्योंकि हर लाइन से आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, हर लाइन से आपका एमसीक्यू बन सकता है। और एमसीक्यू में इस बार के सीए एग्जाम में अच्छी खासी हवा निकली है। ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो, इसलिए हमें और डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन डायरेक्ट टैक्स में लिखो नॉट पॉसिबल। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन डायरेक्ट टैक्स में लिख दें नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसमें होगा क्या? यस, लिख दें शिफ्टेड टू द सब्सिक्वेंट यूजर, शिफ्टेड टू द सब्सिक्वेंट यूजर। इसमें ब्रैकेट में लिख दें लास्ट अप टू अल्टीमेट कंज्यूमर, लास्ट अप टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ये समझ में आया आपको ये क्यों लिखवाया अपन ने? हाँ जी, लास्ट पॉइंट बॉर्न बाय। बॉर्न बाय, हाँ जी बताइए, बॉर्न बाय क्या है? टैक्स पेयर। बॉर्न बाय टैक्स पेयर, जो पे कर रहा है वही बॉर्न कर रहा है। इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर लिख दे टैक्स पेयर और उसमें लिख दे अल्टीमेट कंज्यूमर। चलिए थोड़ी सी और बातें करेंगे हम। यहां तक किसी को डाउट है तो बताएं, जो कल तक की बात थी उसको हमने नोट डाउन कर लिया। क्लियर? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी कुछ भी आपसे मांग सकता है क्या?
सर ये क्या पूछ रहे हो? कोई भी कुछ भी आपसे मांग सकता है यार पैसा। हाँ, आप यहाँ से निकल रहे हो, यहाँ से निकले, मतलब आउटसाइड स्ट्रीट पहुँचे, वहाँ किसी ने रोक लिया, तू पढ़ने जाती ना, फीस ला फीस ला। कोई ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अच्छा, अब यहाँ पे आप आए और बाहर रमेश भैया हैं या अमित सर कोई भी हैं, उन्होंने आपसे बोला कि आपकी फीस लाइए, बताइए क्या वो मांग सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स वो तो मांग सकते हैं, समझ में आ रही है बात। लेकिन कोई दूसरा बंदा नहीं मांग सकता। ऐसा क्यों? वो मांग सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं मांग सकता। वो ऑथराइज्ड है, उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप स्टूडेंट से फीस मांग सकते हैं। अब एक और बालकिशन एक बंदा है हमारे यहाँ पे, जो ठीक है वो सारा एसेट मैनेजमेंट देखता है, मतलब क्लीनिंग वगैरह देखता है सारा, उसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ जी, सो अब वो नहीं मांगेगा, ठीक है ना, वो झाड़ू निकाला, फीस दीजिए तो कैलरी, वो नहीं कर सकता, समझ में आ रही है बात। लेकिन यस, बाकी लोग मांग सकते हैं। अच्छा, तो उनको क्यों मांग सकते हैं बेटा? उनको वो ऑथोराइज्ड है, उनको ऑथोराइजेशन दिया गया है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, ऑथोराइजेशन देने वाला भी कोई होगा, ठीक है, तो जिसने भी उनको ऑथोराइजेशन दिया है वो भी क्या है, वो भी ऑथोराइज्ड होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। नहीं आई समझ में? ये 4 जने गली, तू फीस मांग ले, अरे वो जो कह रहा है वो भी ऑथोराइज्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? टैक्स की। किसकी बात करेंगे? ठीक है। अगर सपोज करो ये ऑथोराइजेशन सिस्टम नहीं होता, तो क्या सीन होता? ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है और इसे ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, खड़ी हूँ, अरे नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर तो हूँ, क्या करती है? अच्छा ऐसे बैठ जाओ, गवर्नमेंट से बैठ जाती है, ठीक है। हाँ जी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है और ये कह रही हैं कि ये, अब समझिएगा, अभी कोई ऑथराइजेशन वगैरह अपने को पता नहीं है, ऑथराइज नहीं है। ये आई मेरे पास में और बोली कि सर आप ये सेल परचेज करते हैं, फलाना डिमकाना बहुत करते हैं। मैंने कहा करता हूँ। हाँ बोल आप सेल परचेज करते हैं, ये वो करते हैं? ये वो करता हूँ, करता हूँ सब, पढ़ाता भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस भी आती है। आगे बोल। तो फिर टैक्स ये क्या होता है? ये क्या होता है भैया? किसने भेजा तुमको? Who the hell sent you here? गवर्नमेंट ने। क्या अधिकार है तुम्हारे पास में मांगने का? ये अधिकार मांगने का ये तो ही नहीं। अधिकार ये मैं पूछ के आती हूँ जिसने भेजा है उससे पूछ के, मैंने कहा है वो पेपर जहाँ तुम्हें मांगने का अधिकार है, कहाँ दिखाओ पेपर? वो तो लाइन ही लाती हूँ, ऐसा है, ठीक है, ऐसा बोला। तो मैंने चलो बाहर चलो, मांगना आ गए सुबह सुबह। अब देखिए वैसा नहीं है, आप उसको ऐसा ना ले, मैं तो जस्ट नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो अब ये ऑफिस में आ गई, अब इसकी बेइज्जती हो गई एक तरह से। गवर्नमेंट ऑफिसर है, गाड़ी में उतरी, एकदम लाल बत्ती की गाड़ी में उतरी और अपन तो ऑल्टो वाले ने उसकी बेइज्जती कर दी तो अब क्या हुआ? अब ये ऑफिस इसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिसर्स है, ठीक है। ये थोड़ी उदास है, तो एकदम उदास हो जाए, एकदम, ठीक है। ये कह रही क्या हो गया, उदास क्यों है? ये क्या कह रही है? अरे क्या हो गया, उदास क्यों है? अरे आज तो वो हो गई बेइज्जती। हाँ, ऐसा कैसे कर दिया? तो क्योंकि इस तरह से हुआ, इस तरह से इन्होंने पूरा इंसिडेंस कहा कि ऑथराइजेशन पेपर दो। पेपर ये क्या, पेपर तो अपने पास भी नहीं है यानी बगैर ऑथराइजेशन के गवर्नमेंट भी आपसे देला नहीं मांग सकती। समझ में आ गया? गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन किसने दिया हुआ है? तो गवर्नमेंट को भी ऑथराइजेशन चाहिए साहब। ऐसे गवर्नमेंट भी ऑथराइज कुछ भी काम मुंह उठा के आ जाएगी, ला दो उसके, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे राइटली नहीं कह सकती। बताओ गवर्नमेंट को किसने ऑथराइजेशन दिया होगा? किसी एक्ट ने। एक्ट को बनाती गवर्नमेंट, चलो माना, तो एक्ट को बनाती कौन है? गवर्नमेंट। ये क्या, अच्छा इसने क्या अभी एक्ट बनाती हूँ, इसने लिख दिया और लाके इसको चिपकाया, इसने मेरे को चिपकाया। मैंने कहा ओके, मैंने हवाई जहाज बनाई, मैंने कहा ये क्या साला, तुम गवर्नमेंट, तुम हमारी क्या हो? सेवक। समझ में आ रही है? ये क्या है?
कुछ भी पन्ने पे कुछ भी लिख के ले आओगी, अब मेरे बॉस ने दिया और बॉस को लिया, बॉस तो आ ही नहीं कि इसकी हो गई अपनी भी हो जाएगी, अपन तो यहीं रहने दो। क्योंकि ये बाबू आम पब्लिक जब गुस्से में आती है ना तो अच्छे अच्छे की सत्ता हिल जाती है। तो अब ऑथराइजेशन ऐसे नहीं मिलता बेटा। रूलिंग गवर्नमेंट, ये रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी ये बंदे हैं। और बोलो प्रपोज ऐसी बात है। हाँ जी, यस, वैसे थोड़ा सा सही जा रहा है ये बेटा, नहीं मतलब उसमें नहीं, अपने टैक्स। अब यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया, हमारा सुप्रीम लॉ यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें किताबें हैं, एक बड़ी सी किताब है, उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं। वो किताब किस में बटी हुई है, कुछ शेड्यूल्स हैं, है ना, कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ लिस्ट हैं। ये सब अलग अलग पैराग्राफ, जैसे जैसे हम कोई बुक लेते हैं तो उसका इंडेक्स वगैरह होता है ना, उसके अंदर बहुत पैराग्राफ्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अधिकार देता है कि ये गवर्नमेंट ये कर सकती है। जब गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनके अधिकार, कौन क्या क्या कर सकता है, कौन कितना क्या मांग सकता है, ये सब होता है। समझ में आ रही है बात। डायरेक्ट टैक्स मांगने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, अभी हम उसी पे आएंगे आज। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई आ जाए आपके पास में और वो स्टेट गवर्नमेंट का भले आप साहब यहाँ अशोक जी आके आपसे, अशोक साहब कौन है, सीएम है, सीएम साहब आपके डायरेक्ट टैक्स नहीं मांग सकता, समझ में आ गया, लेकिन पीएम साहब आके मांग सकते हैं। अच्छा, यही पीएम साहब बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएं या कनाडा जाएं, वहां पे माइकल जो बैठा है, टैक्स गिव मी टैक्स, ओ क्या खाई है, समझ में आ रहा, व्हाट दिस। सो यहाँ अपनी टेरिटरी है, तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स मांगने का अधिकार किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और ये अधिकार किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। जो पार्टी, अच्छा किसी पार्टी के पास में अधिकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अधिकार है। ये अधिकार कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस में बटा हुआ है, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, लिस्ट्स, समझ में आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा किस किस में बटा हुआ है, शेड्यूल्स में बटा हुआ। कितने शेड्यूल्स है टोटल, यू नो 7, वो 7 सिस्टर्स। हाँ जी, कितने भाई बताओ। हाँ बढ़ गए बेटा, बढ़ गए, याद नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल चेपो। हाँ जी, टोटल 12 शेड्यूल्स आर देयर राइट नाउ, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, और अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भैया सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड लार्जेस्ट, समझ में आया। और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम खुद उसमें उलझ के रह जाए। इसी आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे लॉ हो, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉ वी आर हैविंग हियर। टैक्स में भी अगर बात कहूँ, मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन 2-4 देश गया हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पे टैक्स का काम भी किया हुआ है। साला सबसे जितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है ना, उतना कहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट की बल्ले बल्ले है। अभी जीएसटी आपका, चलिए खैर, हम यहाँ पे बात कहें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने शेड्यूल्स है आपके, 12 शेड्यूल्स है। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ तो अप्रॉक्स 400 के आसपास आर्टिकल्स हैं, समझ में आ गई बात। और लिस्ट इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लिस्ट में हम बात करेंगे हमारे जो काम की होगी। 3 लिस्ट है साहब, ठीक है, 3 लिस्ट, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 को कहते हैं, लिस्ट नंबर 1 को कहते हैं यूनियन लिस्ट, समझ में आ गया। लिस्ट नंबर 2 को कहते हैं साहब स्टेट लिस्ट, और 3 को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किस में बटा है, how many schedules, how many articles, list, अपने काम की 3। समझ में आ रही बात। चलिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है, किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। हमारे जो इसमें शेड्यूल्स में से कौन सा शेड्यूल उठाए हम, शेड्यूल नंबर 7। कौन सा लें, शेड्यूल नंबर 7। समझ में आ रहा है। अच्छा, आर्टिकल, हम शेड्यूल नंबर 7 को लेके जाने लगे, आर्टिकल का ओ मुझे भी लो, तो आर्टिकल उठाया हमने, आर्टिकल नंबर 246। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखें जरा, थोड़ा सा देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में अपना यही रहेगा।
तीर इधर आ गया, कोई बात नहीं, आया। देखिए, पावर टू लेवी द टैक्स, पावर टू लेवी द टैक्स, कौन पावर, हालांकि ये पावर किसके पास में है? अभी गवर्नमेंट के पास में है। कौन पावर देता है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक बुक है, बड़ी सी अच्छी प्यारी सी बुक है, ठीक है, और बड़ी है यूँ तो, और बहुत बार इसमें अमेंडमेंट होते हैं। खैर हम कितनी बार हुए, क्या हुए, हमें उस पर भी नहीं जाने का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तो बेसिक दे रहा हूँ आपको। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होता है, अरे यूँ क्या कर रही है, नीचे आ जा, हाँ, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the power to levy and collect taxes whether direct or indirect to the central and state government. Right now we don't know, अभी तक हमको ये नहीं पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या है। हमें ये पता है कि गवर्नमेंट हमसे पैसा मांगती है, इसको पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। इसके पीछे कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है बात? क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? शेड्यूल्स कितने हैं? आर्टिकल्स, लिस्ट्स 1 2 3। समझ में आई बात? 3 लिस्ट है साहब। अब हमने किसको उठाया? 7th शेड्यूल को। किसको उठाया? 7th शेड्यूल को, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल लोने लगा किसको उठाया? 246 को। तो 7th शेड्यूल ऐसे शेड्यूल है, उसके अंदर आर्टिकल्स हैं। समझ में आ रही बात? तो 7th शेड्यूल के अंदर हमने किसको उठाया? आर्टिकल को 246। अच्छा, 246(1), 246(2) ये सारे शेड्यूल्स हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं। समझ में आता है? उसके अंदर लिस्ट है, लिस्ट अलग से दे रखी है। लिस्ट क्या दे रखी है? अलग से दे रखी है 7th शेड्यूल में। शेड्यूल के अंदर आर्टिकल्स भी हैं और क्या है? लिस्ट भी है। बात समझ में आती है? तो आर्टिकल नंबर 246, एक एंट्री नंबर 82 याद कर लो, एंट्री नंबर 82 जो भी है, आर्टिकल नंबर 246 में ये पावर दिया गया। किसको पावर दिया गया? सेंट्रल और स्टेट को पावर दिया गया कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। जो चाहो नहीं मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग तुम उनसे पैसा टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। देखिए, टैक्स को लगाने के सीधा जाके मांगेंगे नहीं साहब, पहले टैक्स चार्ज किया जाएगा, पहले ड्यू करते हैं फिर मांगते हैं। समझ में आ रही है बात? तो टैक्स चार्ज किया जाएगा और फिर टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको 2 पॉइंट बताते हैं। क्या 2 पॉइंट बताते हैं? पहला, टैक्स कब लगेगा, तुम ऐसा क्या काम करोगे कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुमने वो काम कर लिया तो तुमको टैक्स कब पे करना है और कितना पे करना है, ये 2 इवेंट अलग अलग है। बात समझ में आती नहीं आती है? पहला व्हेन और सेकंड हाउ मच एंड व्हेन। पहले व्हेन में और उस व्हेन में कब क्या फर्क है? वापस कब, मतलब हमने ऐसा क्या काम किया कि टैक्स, हाँ जी, टैक्स इंसिडेंस। पहला क्या बताता? टैक्स इंसिडेंस, कि ऐसा क्या काम किया कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, पहला व्हेन दूसरा व्हेन कंफ्यूज हो रहे हो? पहला तो व्हेन, पहला व्हेन भी नहीं कहें, इसको क्या नाम दे सकते हैं? व्हेन का मतलब तो क्या, कब पे करना है, ठीक है? नहीं, पहले का इंसिडेंस। इंसिडेंस को मैं क्या नाम दे सकता हूं? हैपनिंग ऑफ इवेंट। पहला क्या, कब लगेगा आपका हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है? क्या इवेंट होने पे, व्हाट इवेंट, व्हाट पहला बोल देते हैं व्हाट इवेंट अकर्ड कि हम पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अब पता चल गया हम पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, कब लगेगा। समझ में आ गई? पहला, हम पे टैक्स क्या मैंने किया जो मुझ पे टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब पता लग गया भैया लगेगा यार, देना तो पड़ेगा, फिर कितना देना और कब देना। ये 3 सेगमेंट में हम टैक्स पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है, यही है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो यहां पे भी आर्टिकल नंबर, अगर मैं बात कहूं शेड्यूल नंबर 7, आर्टिकल नंबर, लिस्ट नंबर 1 2 3, एंट्री नंबर 82। अगर मैं बात कहूं ये एंट्री नंबर जो 82 है ना बेटा, ध्यान रखना लिस्ट नंबर 1 के अंदर है। किसके अंदर है? अच्छा, 3 लिस्ट है हमारे पास में। देखो, मैं थोड़ी सब दे रहा हूं, फिर आपको एक साथ में मैं आपको परोस के दे दूंगा। ये लो, आपकी थाली तैयार हो गई, ठीक है? हाँ जी,
समझिएगा। लिस्ट नंबर 1 किसकी लिस्ट थी? यूनियन लिस्ट। किसकी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट। लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? हमारी एक यूनियन है, मांगे पूरी करो, ये यूनियन नहीं। यूनियन लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिस्ट नंबर 1 के अंदर किसको पावर दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि तुम ये टैक्स मांग सकते हो। तो लिस्ट नंबर 1 के अंदर एंट्री नंबर 82 में, लिस्ट नंबर 1 के अंदर एंट्री नंबर 82 में ये लिखा गया है कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम डायरेक्ट टैक्स लेवी कर सकती हो, कलेक्ट कर सकती हो। कहां से पावर मिला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से शेड्यूल से? तो शेड्यूल 7 शेड्यूल के अंदर किस आर्टिकल में लिखा गया? 246 के अंदर भी कौन सी लिस्ट में लिखा गया? 1 में भी कौन से एंट्री में लिखा गया? आया समझ में? आया। वहां जाके वो देखते हैं ना, पहले गए कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन, पन्ने पलटे, कहां है। अगर अपने को ये सब पता नहीं हो तो पन्ने पलटते रह जाएंगे। समझ में आ रही है? कहाँ घुसे अपन? यहाँ पे शेड्यूल नंबर 7, फिर कहाँ घुसे? आर्टिकल नंबर, फिर कहाँ घुसे? उसमें। समझ में आ गया? क्लियर? सो होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, ये समझ, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट। ये समझ में आता है कि आर्टिकल नंबर 246 के अंदर कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। देखिए आर्टिकल नंबर 246 1, आर्टिकल नंबर 246 2, आर्टिकल नंबर 246 3। अब ये क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 246 1 बोलता है कि भैया तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है। क्या बोलता है? तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है। जैसे ये सेंट्रल, एक सेंट्रल और एक स्टेट है, मैंने कह दिया तुमको टैक्स कलेक्ट करना है। अब इनका सवाल, अगला सवाल, मुझे कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है, इसको कौन सा कलेक्ट करना है? समझ में आ रही बात? अब अगर ऐसा नहीं हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा ले गई, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा ले जाएगी, क्या हो सकता है क्या? भाई एक बार अगर चालान कट जाता है ना, सपोज एक चौराहे पर आप पकड़े गए, ठीक, हाँ जी, एक बार चालान कट गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे हेलमेट नहीं है आपके पास में और चालान कट गया आपका, फिर तो क्या करो कि अगर पहना हुआ भी हो ना, वापस उतार के सीधा चौड़ा चलो, कट गया, आज की तो राजा तुम, ठीक है। वो अलग बात है, वो चालान नहीं कटेगा कुछ और, मतलब लेकिन मतलब चालान नहीं कटेगा सब आपका। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे भी मैंने क्या कहा आपको कि क्या बोल रहे थे कि यस, 7th शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 246 के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। उसमें से लिस्ट 1, अगर मैं लिस्ट 1 की बात कहूं तो किसको है? लिस्ट 1 तेरी है, तू कौन? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 तेरी है, तू कौन? और लिस्ट 3 में वो पावर दिए गए, वो टैक्स के लिए नहीं है। लिस्ट 3 में वो पावर दिए गए हैं कि आप कुछ और मैटर के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो। स्टेट अपने बना सकता है, सेंट्रल अपने बना सकता है, दोनों मिलके नहीं बना रहे। स्टेट अपना बनाएगा और सेंट्रल अपना बनाएगा, वो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, उसके बाद में अगर यहां पे देखें, ये तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद में तो पहली लिस्ट कौन सी है आपकी? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? अच्छा, यूनियन के अंदर क्या होता है भैया आपके पास में? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस? 2 हाउस। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो उनके पास में ये पावर होता है, ये चीजें जो इसमें लिखी होगी, समझ में आ रहा है चीज? यहाँ पे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है आपके पास में? विधानसभा। क्या होता है भैया? स्टेट गवर्नमेंट, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आया? तो ये उनके लिए पावर की बात करती है। तीसरा क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर ये पॉइंट? अच्छा साहब, नहीं क्या और है? आओ ये कुछ बातें करते हैं। अब देखिए, हमने कौन सा शेड्यूल उठाया था? 7। कौन सा आर्टिकल उठाया? 246 उठाया। एंट्री नंबर क्या है उसमें? वो डायरेक्ट टैक्स के लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा समझते हैं। ये है 247 है, चलो बताइए, यहाँ सब देख रहे हो। हाँ, ये है 246 1। ये क्या कहता है भैया? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अभी मैं समझा देता हूँ आपको ना, ठीक है? तो कुछ और ये कहता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएंगे? काफी सारे टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है,
तो सेंट्रल बोला अरे हम कौन सा, अरे रुक बाबू बता रहे हैं तेरे को। तो यहाँ पे 246(2) आया, उसने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, ठीक है। 246(2) आया, उसने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है। अच्छा जी, कौन कौन से, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिए गए कि वो टैक्स लेवी कर सकता है, लेवी ऑफ टैक्सेस इन द लिस्ट 1, कि 7th शेड्यूल की जो लिस्ट 1 है उसके अंदर जो लिखा है वो सारे टैक्सेस आप लगा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने इसको बोला कि तू वो जो एक टॉफी का पूरा अलमारी रखा हुआ है उसमें से तीसरे, वो क्या कहते उसको यार, तीसरे शेल्फ में, चौथे डब्बे में अंदर जो एक इक्लेयर है वो तू खा सकती है। बात समझ में आ रही है? पावर मैंने दिया, पावर आर्टिकल ने दिया। आर्टिकल ने बोला कि तुम ये चार्ज कर सकते हो, क्या चार्ज कर सकते हो, तो देखो इसके लिए कहां देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा, 7th शेड्यूल। कहां देखना पड़ेगा, 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें लिस्ट नंबर 1, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। एंट्री नंबर 82 में लिखा है, 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 में लिखा है डायरेक्ट टैक्स। यही चाहिए था, यही मिल गया। आया समझ में? आया? वापस 246(2) आर्टिकल 2 सब 2 समझ में आता है ना? ये पावर देता है, किसको पावर देता है, क्या पावर देता है कि 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 1 के अंदर जो भी कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे आप संपन्न कर सकते हो। समझ में आ गया? लेकिन उसमें बहुत से कार्यक्रम हैं कि हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो हमने देखना है कि भैया हमारा डायरेक्ट टैक्स कहाँ लिखा हुआ है, उस लिस्ट में हमारी कहाँ एंट्री है कि नहीं है एंट्री। अभी बड़ा लिस्ट का है ना, अभी शादी ब्याह में टॉप 50 माना चाहिए तब आपको बुलाते हैं, ऐसा बड़ा लिस्ट में भारी मामला है। तो और उसमें भी व्हाट्सएप पे काफ़ी बने थे कि भैया आपका एंट्री नंबर क्या है, सपोज करो 55 है, आरसी कंफर्मेशन होगा तो ये होगा। इस तरह भी कुछ था कि सपोज पहले 2 मेहमान नहीं आए तो आपका नाम उसमें आ जाएगा। खैर छोड़िए, ऐसा नहीं होता, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वाकई में सोचने लग गई। हाँ जी, तो यहाँ पे बेटा वापस एक बार वापस क्या बोला मैंने, देखो समझो, आर्टिकल 246(2) ने आपको पावर दिया। क्या पावर दिया? उसने भी डायरेक्ट नहीं बोला, उसने ये पावर दिया कि जाओ, कहाँ जाओ, शेड्यूल 7 में जाओ, क्या चेक करो, लिस्ट 1 चेक करो। वो भी तो सारा काम तुम कर सकते हो। हम लिस्ट 1 में गए, हम क्या ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो वो कौन सा एंट्री नंबर 82। तो देखो, लेवी टैक्स इन लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल, ये एक्चुअली यहाँ इसके नीचे था, शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है? अब ये मैंने अपने मन से लिख दिया कि इसमें सिर्फ एंट्री नंबर 82 नहीं है, बहुत सारी एंट्री है, लेकिन एंट्री नंबर 82 में क्या है, इनकम टैक्स। क्या है ये, इनकम टैक्स। आ गया समझ में? आया आपको? क्लियर है ये? हाँ जी। उसके बाद में 246(3) ये क्या आया, ये क्या कहता है, ये किसको पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट लेवी और टैक्सेस, अच्छा कौन से टैक्सेस लगा सकती है, जो लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल। आ रहा है समझ में? आ रहा है? अब लिस्ट 3 में स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे लगा सकती है, हमें उसमें नहीं जाने का है। आप ध्यान दें, एग्रीकल्चर इनकम पे हालांकि अभी एग्जेम्पशन है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को। जब हम एंट्री नंबर 82 पढ़ते हैं, तो एंट्री नंबर 82 में बोला गया है कि यू कैन चार्ज और कलेक्ट द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया? तो एंट्री नंबर 82 में बोला कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दो, बाकी उस पर टैक्स लगा लो तुम, ओके। और एग्रीकल्चर इनकम पे किसको बोला गया, स्टेट गवर्नमेंट को, और वहां बोल दिया गया इसको क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। खैर वो हम बातें बाद में करेंगे। आपको मैं जो ने समझाया वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अभी देखो ये चीज हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट लेवी ऑफ टैक्स इन लिस्ट नंबर 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको?
आर्टिकल 246(2) के अंदर सर वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अरे नहीं रे, 246(2) के अंदर तो बहुत कुछ कलेक्ट कर सकती है, जो लिस्ट 1 में दिया गया है। लिस्ट 1 के अंदर बहुत सारी बातें दी गई है। तो हमारे तो लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर, एक छोटी सी एंट्री 82 नंबर है कि उसमें ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आप सोचो उस छोटी सी एक लिस्ट के अंदर एक छोटी सी एंट्री नंबर 82 में ये पूरा डायरेक्ट टैक्स वगैरह सब पढ़ना पड़ जाएगा, तो आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितना बड़ा होता होगा। वो एंट्री नंबर 82 ही अगर मैं बात कहूँगा पन्नों का एकदम, आप सोचो इनकम टैक्स एक्ट आएगा आपका 4,500 पन्नों का आएगा चकाचक। तो आप सोचो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने को इतना नहीं पढ़ना है, डर मत। हाँ, तो समझ में आ रही है ये बात ना? तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा है रे। ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का है। जाते जाते ये माला पहना के चले गए, ढूंढते रहो खोजते रहो। चलिए अब एक और लिस्ट 3 है, उसके लिए क्या है, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये पावर। लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल, यानी लिस्ट 3 में जैसे मैं बात कहूँ कि व्हाट वी कैन से, वो ठोका ठोकी करते हैं, आतंकवाद, जैसे उस पर आप रूल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल सेंट्रल अपने बनाएगा, स्टेट अपने बनाएगा। जैसे कहीं स्टेट में आपका नक्सल आतंकवादी होते हैं, है ना, उसको निपटने के लिए उनके अलग रूल्स होंगे, तो वो रूल्स फिर राजस्थान में एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आए ना? वो रूल्स कहाँ एप्लीकेबल है, वहाँ पे एप्लीकेबल है। सेंट्रल अपने एप्लीकेबल कर सकता है। यानी कि इसमें ऐसे मामला दिए गए हैं जिसके अंदर सेंट्रल भी बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा। क्लियर है? हाँ जी। सो दिस इज योर, आप उसके बाद में अब यहां तक क्या हो गया, कहीं भी किसी भी लिस्ट में या किसी भी आर्टिकल्स में कहीं ये पावर नहीं दिया गया था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों भाई भाई इकट्ठे होकर कोई रूल बना ले। कहीं नहीं दिया गया था। एक में दिया गया स्टेट को, एक में दिया गया सेंट्रल को, या एक में दिया गया, पहली में दिया गया सेंट्रल को, दूसरे में दिया गया स्टेट को, और तीसरे में जो दिया गया वो दिया गया किसको, वो दिया गया दोनों को अलग अलग। तुम अलग अलग बनाओगे। समझ में आया? तुम तुम्हारा जानो और ये इनका जाने। लेकिन कहीं ये पावर नहीं दिया गया कि ये दोनों भाई इकट्ठा बैठ जाए और एक थाली में खाना खा सके। दो भाइयों को अभी तक अलग अलग रखा गया। समझ में आ रही है बात? तो इस, अब जब जीएसटी आया ना बाबू, जीएसटी में अब क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन, और ये सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी इफ यू रिमेंबर। तो उसके अंदर ये था, जो यहां चलेगा वो ही वहां भी चलेगा। यानी एक स्टेट में चलेगा वो ही दूसरे स्टेट में भी चलेगा। सेंट्रल भी उसको फॉलो करेगा। मतलब एक सिंक्रोनाइज सिस्टम हमको लेके आना था जीएसटी। अब क्या करें? अगर सेंट्रल अपनी बनाएगा, स्टेट अपनी बनाएगा। सेंट्रल अगर यूं कहीं स्टेट पे थोपेगा तो जो सेम रूलिंग पार्टी के हैं वो तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो अपोजिशन के होंगे वगैरह से हम नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट लाया गया और एक नया आर्टिकल, एक नया लाइन जोड़ी गई आर्टिकल के अंदर, 246A। 246A अमेंड किया गया और इसमें बोला गया कि इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों इकट्ठा बैठेंगे और मिल बांट के क्या बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है चीज? तो यहां पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें क्या हुआ, लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। समझ में आया? किसका? अरे यार इस पे क्यों कर रही है, बंद कर दें? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है, भारी तो नहीं जा रहा? हाँ जी। तो यहाँ पे कहाँ थे हम? 246A में। ये क्यों लेके आया है? क्योंकि अभी तक दो भाइयों को जुदा करके रखा गया था। ये आया और यहाँ पे बोला गया कि अब तुम सब मिलकर, सेंट्रल और स्टेट दोनों जने मिलके बैठो और सहमति बनाओ और जीएसटी लेके आओ। जीएसटी से रिलेटेड आप टैक्स वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशंस लेके आओ। तो जीएसटी एक्ट आया। समझ में आ रही ये बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब जीएसटी भी क्या लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं अब मजेदार बात देखना, इसमें सेंट्रल का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया। सपोज करो, देखो ये एक स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है, और ये दूसरा स्टेट है, 2 स्टेट।
ठीक है। टू स्टेट मूवी भी आई थी आपकी, टू स्टेट देखी आप लोगों ने? मूवी तो देखो भाई, है ना। टू स्टेट, स्टेट 1 और स्टेट 2। यहीं पे सेल, एक यहां पे एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इन दोनों के बीच में सेल परचेज हो रहा है, इन दोनों के बीच में सेल परचेज हो रहा है। मुझे बताओ भैया ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा, पीछे ए है, समझ में आया? एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। ए बेबी क्या? इंट्रा स्टेट। समझ में आया? अच्छा, और एक जना, अब ये यहां पे भी है, अब इनके बीच में कुछ गुपचुप हो रही, मतलब सेल परचेज हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है? सेल परचेज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। बात समझ में आती? जीएसटी इस पे भी लगता है और इस पे भी लगता है। क्लियर? बातें जीएसटी में पढ़ेंगे कैसे क्या लगता है, लेकिन अभी मेरे को ये मतलब समझाना था, इसलिए मैंने ये समझाया। अगर आप इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, तो इंट्रा स्टेट पे जो लॉ बनते हैं, ये लॉ सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके साथ में बनाते हैं। समझ में आ गई बात? मजेदार बात देखिए, यहां पे एक स्टेट के अंदर जो भी लेना देना है, उस पे स्टेट का भी हिस्सा है और सेंट्रल का भी हिस्सा है। आप कभी बिल लेते हैं, कभी देखना उस पे एक आएगा CGST और SGST। C किसके पास? सेंट्रल के पास। S किसके पास? स्टेट के पास। समझ में आता है चीज? सो यहां पे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहला अगर स्टेट के अंदर जो था ना, वो उसी स्टेट का रहता था, उसी स्टेट का रहता था, लेकिन अब इसमें सेंट्रल ने भी अपना हिस्सा ले लिया। समझ में आई ये चीज? अच्छा, तो इस पे जो अधिकार है, इस पे किन किन का अधिकार है? यस, सेंट्रल और स्टेट का। तो इसके लिए हम आर्टिकल नंबर लेके आए 246 A1, एकदम A1 आर्टिकल है साहब। कैसा है? यूं करे A1 है। 246 A1। नई चीज आई ना तो A1 ही लाएंगे। जब भी कोई नई चीज लेके आते हैं तो A1 होनी चाहिए साहब, बोलते हैं ना अपन, तो ये भी A1 है। ठीक है? अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शंस है, इस पे जो अधिकार है, ये क्या है? 246 A2 में किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करता हूं तो किसको अधिकार? कौन सा आर्टिकल? 246 A1। अगर मैं इंटर स्टेट की बात करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे जाग सो मत, जगी भी है। हाँ, ठीक है, बात समझ में आती है? क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल नंबर 246। क्यों? क्योंकि साला MCQ हमारे कोर्स में है। अगर ये MCQ नहीं होता तो आज ये वाली क्लास नहीं होती। समझ में आता है चीज? तो हमारा 246 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? 246 के अंदर ध्यान क्या रखना है आपको? बोलो। देखिए, 246 2 ध्यान रखना है आपको, 246 3 ध्यान रखना है आपको, फिर ये A1 और A2 ये ध्यान रखना है। आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा अभी यहाँ पे? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कहाँ दिया गया? एंट्री नंबर ऑफ द in the 2 article of the देख has given the power किसको? टू। अच्छा, पार्लियामेंट कहाँ? अपने जयपुर में कहाँ है? दिल्ली। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ जी, टू मेक लॉ ऑन टैक्स ऑफ अदर देन। आया समझ में? आज का क्रक्स अगर देखूं तो ये लाइन है। ये समझाने के लिए आज मैंने आपको पूरी बातें बताई। बताओ, आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई?
थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं आई? क्या चीज़ नहीं आई? ये आज की क्लास में तो सिर्फ देखिए, आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट को ये पावर मिला कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अब जो चाहिए वो अपने को, गवर्नमेंट को पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो फिर हमने देखा जाए भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी क्या है, तो क्या क्या बटा हुआ उसमें? शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, लिस्ट। ठीक है, अच्छा हमने कौन से, अच्छा हमको किसने पावर दिया? आर्टिकल नंबर 246 ने। आप ये समझे बस, 246 ने पावर दिया। अच्छा क्या पावर दिया? अब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। उसने कहा कि जो लिस्ट नंबर 1 है, लिस्ट नंबर 1 कौन सी? यूनियन लिस्ट। लिस्ट नंबर 1 के अंदर जा देख, क्या देखूं? एंट्री नंबर 82, कि एंट्री नंबर 82 में जो लिखा है वो तू कर सकता है। हालांकि लिस्ट 1 में जो भी लिखा है सारा कुछ कर सकता है, लिस्ट 1 में जो भी लिखा है सारा कुछ कर सकता है, लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं? एंट्री नंबर 82 पे। उसमें लिखा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तुम डायरेक्ट इनकम टैक्स, वर्ड यूज किया गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, लेवी कर सकते हो, अदर देन एग्रीकल्चर। ये है आज की क्लास। ठीक है, समझ में आया चीज? दिस इज योर टुडेज क्लास। तो टुडेज क्लास को अगर एक लाइन में देना हो, एक लाइन में समझाना हो, तो क्या है? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट टू द 7th, समझ में आ रहा है बात? आर्टिकल नंबर 246 समझ में आ रहा है? इट गिव्स द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो भी आप कहें। ठीक है, अच्छा टू कलेक्ट द टैक्स ऑन अदर देन, बधाइयाँ। अगर ये समझ में आ गया, ये है आपकी आज की क्लास। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। फटाफट एक बार यहां से नोट डाउन करो। एक काम करो, आई विल शेयर दिस विथ यू गाइज। आप नोट करना, घर पे कर लेना है इसको। ठीक है, नोट कर लेना, घर पे कर लेना ये। ठीक है, क्योंकि इसमें इट विल टेक टाइम। ओके, सो दिस इज टुडेज क्लास। 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने देखा टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन कलेक्ट करता है। फिर आज की क्लास हमने देखा ये पावर किसको दिया गया है, और ये पावर कहाँ से आया है, कौन इतना चौड़ा हो रहा है हमारे सामने, इसके पीछे कौन है, वहां तक हम पहुंचे और वो सारी बातें हमने देखी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। ओके, थैंक यू। बंद कर।